सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और SOT, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और SOT। तो अब देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ और SOT का मतलब क्या है। अभी एक्चुअली क्या होगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं सब के सब, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, SOT से लिए गए, है ना। कि हमने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जितने भी ट्रायंगल थे हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने डिस्कस किया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कहा था कि मान लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो हमने इसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस इस फॉर्म में कंसीडर कर लिया था और उसके बाद हमने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस तरह से टर्म्स पढ़े, सही है ना। अब क्या है, जरूरी नहीं है कि हम बस खाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसी के लिए सब कुछ पढ़े, सही है। आपका अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है या आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तभी भी आप बहुत सारे फॉर्मूले वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन का, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा था, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c = 0, तो आप इसके रूट्स या सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे। तो रूट और सॉल्यूशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आप x के टर्म में कैलकुलेट करते थे जो अननोन है। तो x1 x2 जो इसका रूट है वो अननोन था, उसको हम कैलकुलेट करें। अब जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में 6 क्वांटिटी आपकी अननोन होती है। एक तो आप ये देखो, ये 3 साइड हो गई और ये 3 एंगल हो गए। अब क्या है कि इस 3 साइड और 3 एंगल में से कोई दो, जैसे आपको क्या होगा, ये 2 साइड अगर पता है तो तीसरी साइड आप अपने आप निकाल सकते हो अगर एंगल पता है। ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल देखो कितने पॉइंट से मिलके बना होता है, जितने पॉइंट से, जैसे हम लाइन की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या है, लाइन 2 पॉइंट से मिलके बना होता है, सही है। तो जो हमें 2 पॉइंट अगर पता है तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लाइन की इक्वेशन y mx + c लिखते हैं या ax + by + c = 0। अब इस क्वेश्चन में भी जब आप अननोन देखोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितने अननोन है, 2 अननोन है। तो जितने पॉइंट से जो चीजें बनती है उसमें उतने बस कंडीशन चाहिए होते हैं सॉल्व करने के। जैसे लाइन को हमने 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें लाइन मिल गई, तो हमने क्या कहा कि हमें 2 कंडीशन चाहिए एक लाइन की इक्वेशन निकालने के। तो उससे मुझे एम भी पता चल जाएगा और सी का वैल्यू भी पता चल जाएगा, ठीक है। एक यूनिक लाइन। इसी तरह से जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब ट्रायंगल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे 3 कंडीशन चाहिए। अगर मुझे 3 कंडीशन दी गई है तो मैं ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ट्रायंगल का नेचर ऐसा है, ट्रायंगल का लेंथ इतना है, ट्रायंगल का एंगल इतना है, इस तरह से कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो 3 कंडीशन मुझे चाहिए होगी। अब वो 3 कंडीशन भी प्रॉपर वे में चाहिए होती है, जिसका मतलब आप देखो, जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर मुझे ये साइड, ये एंगल और ये साइड पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे 2 एंगल अगर पता है और तीसरी साइड पता है, जैसे हम एस ए एस निकाल देते, ए एस एस निकाल देते, एस ए एस हो गया, है ना, ये सब जो था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि ट्रायंगल के बारे में एग्जैक्टली आइडिया मैं तब दे सकता हूँ आपको जब मुझे 3 कंडीशन के बारे में नॉलेज हो, सही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं और फॉर्मूले पढ़ने हैं, सही है। तो अभी हम क्या देखेंगे, 3 एंगल हो गया और 3 साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आने वाले जो एंगल्स होते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, जब भी आप एंगल लिखोगे तो एंगल या उसका वर्टेक्स है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, सही है। और इसकी जो साइड है, ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड को, यहाँ पे ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड को ए लिया जाता है ना। एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड को आप ए लोगे, एंगल बी के जस्ट अपोजिट वाली साइड को, जो आप पहले हम हाइपोटेन्यूज ले रहे थे, उसकी जगह पे आप बी लोगे, और एंगल सी के जस्ट अपोजिट वाली साइड को आप क्या लोगे, यहाँ पे सी लोगे। तो यहाँ पे आपका बेस और परपेंडिकुलर टाइप का कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे जो भी आप बात करोगे वो वर्टेक्स और साइड के फॉर्म में बात कर रहे होगे।
वर्टेक्स या एंगल आपका कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो आपके साइड्स हैं, साइड किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? स्मॉल लेटर से। तो एंगल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, इसे ए बी सी इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे आप, और साइड्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। सही है ना? तो अभी क्या है, हमें सबसे पहला यहाँ पे रूल पढ़ना है जिसे हम कहेंगे साइन रूल। ठीक है, और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ जब आप पढ़ोगे, सही है, वहां पे फिर पुली वाले क्वेश्चंस करोगे, टेंशन वाले। ठीक है, एक चैप्टर तो पूरा इसी रूल पे, दो रूल मैं आपको बताऊंगा, साइन और कोसाइन, पूरा चैप्टर उसी पे खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, अगर हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सही है ना, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, तो इसमें आप देखो साइन रूल कैसे अप्लाई करते हो। मैंने एक ट्रायंगल लिया, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होना कोई जरूरी नहीं, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्टेक्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से वर्टेक्स लोगे। अब आपको ना इसी के लिए हैबिचुअल होना है कि एक साइड ए हो जाएगा, ये साइड जस्ट सी होगा, और ये साइड क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इसने क्या किया, इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर ये दो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देगा, सही है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें ये जो साइड है ये तो दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो जो बी वाला एंगल होगा, तो मैं साइन ऑफ बी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो साइन बी, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये अभी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, और साइन सी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो साइन ऑफ सी इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे बी है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। यस सर। इसकी बात की जब हमने, तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इसकी जब बात की तो हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? ठीक है, ये हो गया। तो आप ये देखो कि मैं कह सकता हूं ना कि C इंटू साइन ऑफ बी इक्वल टू पी हो गया, और यहां से भी कितना हो गया, B इंटू साइन ऑफ सी, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी। जब यहाँ पे आने वाले वैल्यू को आप क्रॉस करोगे, तो सी बाई साइन सी होगा, और बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन बी हो जाएगा। सही है, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी। ठीक है, तो अब ये देखो, मैंने क्या किया, वो तो मैंने ए वर्टेक्स से अगर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपका बी और सी में रिलेशन आया, आया कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्या करता, बी की जगह से, ए की जगह पे यहाँ से बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो अब देखो जब मैंने ए से ड्रॉ किया, तो इसमें बी वाला वैल्यू तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर बी से ड्रॉ करूंगा, तो बी से आप देखो तो आपको ये एंगल मिलेगा और ये वाला एंगल मिलेगा। तो आप ए एंगल के लिए साइन कैलकुलेट करो, तो साइन ऑफ ए एंगल, और इसको मैं परपेंडिकुलर को मैं P1 लिख देता हूँ। तो साइन ए इक्वल टू P1 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे आपका C हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप जब साइन ऑफ सी निकालोगे, तो साइन ऑफ सी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, अभी आपका हाइपोटेन्यूज ए हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे सी इंटू साइन ऑफ ए मिला इक्वल टू P1, और ये ए इंटू साइन ऑफ सी मिला। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, जब आपको सी साइन ऑफ ए मिलेगा इक्वल टू ए साइन ऑफ सी मिलेगा, क्या मिला, ए डिवाइडेड बाई, आप डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बाई साइन ए, सी डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1
टू में देखो दोनों में c बाई साइन सी है, तो अगर दोनों में c बाई साइन सी है तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या मुझे a डिवाइडेड बाई साइन ए, b डिवाइडेड बाई साइन बी और c डिवाइडेड बाई साइन सी ऐसा मिलेगा कि नहीं? यस सर। तो किसी भी ट्रायंगल में आपका a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, सही है, ये कांस्टेंट होता है, सही है। ये क्या बताता है फॉर्मूला, जैसे जैसे मैं ये एंगल इंक्रीज करते जाऊंगा इसका जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्यों, ताकि इन दोनों का जो रेशियो है वो मेंटेन रह सके। जैसे जैसे इसका एंगल कम करते जाऊंगा ये साइड भी कम होते जाएगा, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल मैंने ऐसे लिया तो ये साइड बढ़ गई, ऐसे लिया तो ये साइड छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे ये एंगल चेंज किया इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड इसी हिसाब से एडजस्ट होने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको इस रेशियो को मेंटेन करना है, और ट्रायंगल में साइड और उसके साइन के एंगल का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब आप ये देखो कि इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना होता है। अच्छा, आप सभी ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्या? यस सर। ठीक है, तो जब मैंने हीरोन्स फॉर्मूला की बात की थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मैं ना इसको एक दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जोन्स फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो तो कितना आएगा, ट्रायंगल का एरिया डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस, मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया, तो पी मेरी हाइट हो गई और ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखो यहाँ से मुझे ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ बेस, बेस की जगह ए है और हाइट की जगह पे पी है, क्लियर है बेटे, ये हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो जहां पे पी है, पी की जगह तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से किसी एक से, है कि नहीं। तो 1/2 ए इंटू पी की जगह पे अगर मैं क्या वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा सी और साइन ऑफ बी मिलेगा, हाँ या ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब यस सर। यहाँ से आप देखो साइन ऑफ बी ये जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे डेल्टा आया ऐसे ही डेल्टा ए देखो 1/2 आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, साइन बी आ रहा है। इसी तरह से आप दूसरे को बेस ले सकते थे, तो वहां से आपका 1/2 आता, बी आता, सी आता, अगर बी और सी आया तो साइन ऑफ ए आता, यहाँ पे ए आया, सी आया तो साइन बी आया। इसी तरह से डेल्टा थ्री का मतलब है वही वैल्यू, मगर आपका ए बी का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, तो बी ए बी और यहाँ पे साइन ऑफ सी, ठीक है। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, मैंने एक बार इस वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, एक बार इसके ऊपर ड्रॉ किया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, एक बार यहाँ से इस पे ड्रॉ किया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तीनों ही केस में एक ही ट्रायंगल है, मगर लिखने का जो तरीका है वो यहाँ यहाँ और यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर तरीके अलग अलग होंगे इन तीनों में, यहाँ पे तरीका अलग है, इसमें तरीका अलग है, इसमें तरीका अलग है, तो तीनों इक्वल तो हैं, मगर आने वाला जो एरिया है वो देखो अलग अलग आ रहा है, सॉरी डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री लिखने का तरीका अलग है, मगर एरिया क्या है, सबका सेम है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। चलिए ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू होता है, जो आप वैल्यू लिख रहे हो, सही है, तो मैं क्या करूंगा, अगर ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी, ठीक है। अब आप ये देखो, मान लो कि 2/3 एक नंबर का रेशियो है और ये 4 आपका 6 के इक्वल है। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करता हूँ और 3 मल्टीप्लाई 6 करूँ तो रेशियो सेम रहेगा क्या?
Yes, sir. रेशियो सेम रहेगा, देखो ये आएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 18, 8 डिवाइडेड बाई 18 होगा 4/9, इसका रेशियो कितना है 2/3। तो क्या ये इस रेशियो का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं? क्या ये 2/3 Yes. स्क्वायर है? तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हो, ठीक है। तो कभी भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आने वाले जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स का आपने अगर तीनों ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले। क्लियर है? सही है। तो आप ये देखो, यहाँ से आपका पहला जो वैल्यू होगा वो 2 डेल्टा बाई क्या होगा, ए सी इक्वल टू, यहाँ से 2 डेल्टा बाई ए सी इक्वल टू साइन ऑफ बी आएगा, 2 डेल्टा बाई बी सी इक्वल टू साइन ऑफ ए आएगा, और 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय बी ए, ये साइन ऑफ सी आएगा। अगर साइन ए साइन बी साइन सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 8 हो जाएगा, डेल्टा क्यूब आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी है और ये किसके इक्वल है, साइन ए साइन ऑफ बी और साइन ऑफ सी, ठीक है। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे ए बी, इसकी जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी को डिवाइड करना है ए डेल्टा क्यूब से, और कितना डिवाइडेड बाय क्या है, ए बी सी का स्क्वायर। तो ये टोटल जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, ए बी सी का क्यूब डिवाइडेड बाय ए डेल्टा का क्यूब। तो इसे मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, डेल्टा लिख सकता हूँ, और इसका क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, क्योंकि 1 2 3 नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब आपको यहाँ आने वाले टर्म का वैल्यू पता चल गया, यह है ए बी सी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा, तो इसका क्यूब है और उसका क्या है, क्यूब रूट है। 3 से 3 कैंसिल होगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा के। क्लियर है बेटे? ये किसके इक्वल होता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा। Yes, sir. समझ में आ गया पहले फॉर्मूला? तो पहला फॉर्मूला Yes, sir. है कि अगर कोई भी आपको ट्रायंगल दिया है तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन ए, सी बाई साइन सी, ये इक्वल होगा, ये कांस्टेंट होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ए बी सी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा, वेयर डेल्टा, यहाँ आने वाला जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको एंगल एंगल दिया है, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन 4:1:1, ठीक है। तो 4:1:1 आपको क्या दिया है, एंगल दिया है। आपसे कहा है कि द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट साइड एंड पेरीमीटर इज, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, आपसे क्या रखा है कि किसी ट्रायंगल में एंगल का जो रेशियो है, एंगल का रेशियो 4, अगर आपने एंगल ए लिया, एंगल बी लिया, एंगल सी लिया, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो रेशियो है वो 4:1:1 है, ठीक है। तो आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे तो तीनों एंगल को ऐड करने पे पाई मिलता है। तो अगर रेशियो समथिंग है तो किसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 के और के, ऐसा हो जाएगा इसका एंगल। Yes, sir.
तो आप देखो के का वैल्यू कितना जाएगा, 6k इक्वल टू पाई। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 6 आया ना। तो के का वैल्यू आ गया आपका पाई बाई 6। तो अगर के का वैल्यू yes sir, मिल गया तो आपको सभी एंगल भी पता चल जाएंगे। पहला एंगल हो गया 4 पाई बाई 6, दूसरा एंगल पाई बाई 6, तीसरा एंगल पाई बाई 6। फिर एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल 30 है, और बचे हुए एंगल आपका 120 है। सही है। अब मुझे क्या करना है, देखो हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे जो साइड होता है, सही है, साइड का जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। जैसे यहाँ पे जो साइड है, मान लो अगर मैं यहाँ से लाइन की जगह पे इस जगह से लाइन लेता तो इसका एंगल कम होता, तो यहाँ पे आने वाली जो साइड है वो भी कम हो जाती। ठीक है। मैं और छोटी इतना छोटा एंगल बना लूँ तो इसकी जो साइड होगी इधर वाली वो भी कम हो जाएगी। तो आपको जो साइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एंगल। सही है। और यही चीज आपको ये भी बताता है जो आपने ए बाई साइन ए पढ़ा। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे तो रेशियो मेंटेन करने के लिए ए को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब जब आपसे क्या बोला जाएगा, रेशियो बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट साइड बोला गया है, तो अब जो ग्रेटेस्ट साइड होगी वो ग्रेटेस्ट एंगल के जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है। ग्रेटेस्ट साइड क्या होगी, जस्ट किसके अपोजिट होगी, ग्रेटेस्ट एंगल के। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया ये चीज। yes sir, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं ये जानता हूँ मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ये ए साइड कैलकुलेट करना है कि ए साइड कितना होगा। अब ए साइड कैलकुलेट करने के लिए, सही है ना, ए साइड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ए बाय साइन ऑफ कितना एंगल है आपका 120, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, और सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं क्या, और इतना इक्वल टू समथिंग कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इसे मैं लेमडा ले लेता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो आप डेल्टा निकाल लो या ए डिवाइडेड बाय, अब बताओ कॉस 120 कितना होता है, सॉरी साइन 120 कितना होगा, √3/2 sir, √3/2 राइट। तो ये वैल्यू आपका 3/2 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, और ये आपका 1/2 हो गया, आया ना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। yes sir, और मान लो कि मैंने इतना इक्वल टू लेमडा ले लिया, तो ए का वैल्यू क्या आ रहा होगा, √3 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ रहा होगा ए का वैल्यू। yes अच्छा, इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर को मैं एंगल के टर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि ए मेरा ए क्या हो जाएगा, √3/2 लेमडा, बी हो जाएगा लेमडा/2, और सी हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई 2। तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मुझे, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी करूँगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा, हाँ है ना। समीशन ऑफ ऑल द साइड क्या देता है, पेरीमीटर देता yes sir, है। तो मैंने √3/2 लेमडा को लेमडा/2 प्लस लेमडा/2 के साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, √3 लेमडा प्लस लेमडा, ये तो लेमडा हो गया है ना। ठीक है। और यहाँ पे मान लो इतना डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये आपको देगा √3 प्लस 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, हाँ है ना। ऐसा हो जाएगा क्या, yes sir, यहाँ से 2 कैसे आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, आएगा 2 2 2, और ये 2 कहाँ से आया आपका, यहाँ से आया। चलिए ठीक है, तो इस 2 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, इसी के टर्म में रह देते हैं। अब हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। रेशियो लेना है ग्रेटेस्ट साइड का, और ग्रेटेस्ट साइड है मेरा √3 लेमडा/2, और इसको पेरीमीटर के साथ इसका रेशियो लेना है, और मेरा पेरीमीटर है √3 प्लस 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल,
फाइनली मुझे क्या मिला, √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस ऑफ 2 आया ना। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, √3 Yes. बाय √3 प्लस 2, है ना, या 2 प्लस √3 लिख सकते हो। तो आपको समझ में आया किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ट्रायंगल लिया, तो आपने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में बी साइड आपको दिया हुआ है, बी दिया है 3 और सी दिया है 4, ठीक है, और एंगल बी आपको दिया है π/3, सही है। देन नंबर ऑफ सच ट्रायंगल, यस, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, 1 2 3 सॉरी 0 1 इनफाइनाइट। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, आपको दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इतने ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें ए बी ये दिया हो और बी एंगल 30 ना हो। साइड रूल लगा के देखो क्या होगा। साइन रूल लगा के देखो तो बेटे इसमें एक बार हाँ नंबर आपको दे रखी है, लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, सही है। तो लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, डिटरमाइन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो दो चीज आपको बोला गया है इसमें। एक तो ये बोला गया है कि जो आपके पास ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि एक एंगल को अगर आपने लार्जेस्ट कहा है तो ये 2 अल्फा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल अल्फा होगा। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट है और ये आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपकी जो साइड्स है वो कंसेक्यूटिव, तो एक नंबर को मैं n ले लेता हूँ एक साइड को, तो दूसरी साइड को n+1 लूंगा और तीसरी साइड को क्या ले लूंगा n+2। तो जो सबसे लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, n+2 होगा, स्मॉलेस्ट n होगा, जो बचा होगा वो n+1। फिर अगर मैं इसमें साइन रूल लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n+2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय, अब देखो तीनों एंगल का समेशन α+2 अल्फा प्लस समथिंग जो भी होगा थर्ड एंगल सी इक्वल टू ये पाई होना चाहिए, तो सी क्या होगा π-3 अल्फा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ π-3 अल्फा। ठीक है, तो अब मुझे तीनों के बीच में रिलेशन मिल गया, n+2 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा n डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, और तीसरा आपका n+1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3 अल्फा, साइन π-थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो अब मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, आप इन दो इक्वेशन को अगर देखते हो तो ये n+1 2 है, डिवाइडेड बाय इसको तुम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हो, और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, n+2 डिवाइडेड बाय 2n इक्वल टू आपको कॉस ऑफ अल्फा मिल गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा या 3 अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो साइन अल्फा यहाँ से भी कैंसिल आउट कर दूंगा,
तो आपको यहाँ पे आने वाला वैल्यू 3 मिलेगा, -4 मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। 3 - 4, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से n+1 डिवाइडेड बाई n दे देगा। 3 -4 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, n हो गया। अब इसका वैल्यू तो आप जान गए कि ये 1 हो जाएगा, -1 होगा, +4। अब कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह यहाँ से वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। n+2/2n का होल स्क्वायर हो गया, इतना इक्वल टू क्या होगा, n+1/n। अब आपका n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आपको n मिल जाएगा। हाँ या नहीं? Yes. इस वाले वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाओ, देखो 4 आया, n स्क्वायर आएगा, 4n आएगा, +4 आएगा, डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर आएगा। इस वाले वैल्यू को आप इस तरफ ले लो, तो ये n+1 प्लस n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। यहाँ से 2n+1/n आ रहा है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको n स्क्वायर प्लस 4n+4 देगा, इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n दे देगा। अब क्या है, n स्क्वायर अगर इस तरफ जाता है तो n स्क्वायर मिलेगा, 4n अगर इधर जाएगा तो -3n देगा, और ये 4 अगर इधर आएगा तो -4 आएगा। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, -4n और प्लस ऑफ n -4 इक्वल टू 0। n आपने कॉमन लिया, n-4 हो गया, +1 कॉमन लिया, n-4 हो गया, तो आपको n+1 मिलेगा और n-4 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, नेचुरल जो नंबर है या साइड है, साइड कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना। Yes, sir. आपकी जो साइड है वो साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, वैल्यू 4। तो n जो है, n का वैल्यू अगर 4 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 5 होगा, और ये वाली साइड कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो आपकी जो साइड होगी वो क्या होगी, 4, 5 और 6। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ गया बेटे? तो इस तरह से ना, देखो अभी क्या है, एक ही फॉर्मूला है। अब क्या है कि साइन वाला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा साइन के ऊपर, और अब देख रहे हो आपका साइन के फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को ना कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसे एक सीक्वेंस सीरीज के साथ यूज कर लिया जाए, क्वाड्रेटिक के साथ यूज कर लिया जाए, कहीं और यूज कर लिया जाए, तो ऐसे कंबाइन करके आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कोसाइन फॉर्मूला। पहला था साइन फॉर्मूला, दूसरा है कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो कोसाइन फॉर्मूले से ही जैसे अपने को समझ में आता है कि भाई कोसाइन जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसमें कॉस आ रहा होगा, कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे आपको जो कॉस ए है, कॉस ए वाला जो वैल्यू है, ये आप निकालते हो b² c² माइनस ऑफ a² डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। जैसे आपको कॉस ऑफ ए निकालना है, कॉस ऑफ ये वाला एंगल निकालना है, सही है। ये पूरा एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, कॉस कैलकुलेट करने के लिए, मान लो जैसे मैं ये ले लेता, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जो ये ए साइड है, पहले ए साइड था, मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो बचा हुआ a माइनस एक्स होगा, इस तरह से ले लेते हैं। तो जब मैं ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो मुझे टोटल एंगल लेना है, सही है। तो ये एंगल अगर मैं लेता हूँ, इसको अगर थीटा लूँ और ये एंगल अल्फा ले लूँ, तो थीटा एंगल के लिए ना, ये जो आपका थीटा आ रहा है, इस थीटा के लिए क्या हो रहा होगा,
देखो ये सी साइड है और ये आपका बी साइड है, सही है। तो कॉस ए निकालने का मतलब है थीटा प्लस अल्फा निकालना, हाँ या ना। yes sir, कॉस ए निकालने का मतलब क्या है, थीटा प्लस अल्फा निकालना। और थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस ऑफ साइन थीटा और माइनस ऑफ साइन अल्फा। मुझे ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका, पी है, आया ना। yes sir, पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, सी। कॉस अल्फा कितना होगा, yes sir, इसमें देखो तो ये बेस है, इसके लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया बी। b, साइन थीटा कौन सा आएगा, इसके लिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, सी। साइन अल्फा के लिए क्या हो गया, ए माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी। तो आपको ऊपर क्या मिला, पी स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बी सी। क्लियर है बेटे, समझ में आ गया ये। अब आप ये देखो, yes sir, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी या तो एरिया यूज कर सकते हैं या फिर कोसाइन सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, आया ना। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो मुझे इस ट्रायंगल में जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूँ कितना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी, एक बार तो दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस ऑफ एक्स होगा, ये a देगा। यहाँ से x प्लस एक्स 2x आएगा माइनस ऑफ a हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से क्या मिला, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 2x माइनस ए। को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो a ये प्लस हो जाएगा, a प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको फॉर्मूले की मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आ रहा है, मगर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और 2 अगर इधर ले आओ तो ये मुझे x का वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये मुझे x का वैल्यू दे देगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो टर्म है, सही है, ये अच्छा ये x का वैल्यू मिल गया। तो अगर आपको x का वैल्यू पता चल गया है तो a माइनस एक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा, आया ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से yes sir, a माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो a माइनस एक्स का वैल्यू देखो क्या होता है, इस वाले टर्म को आप इस तरफ ले, या आप a माइनस डायरेक्टली निकाल लो, a माइनस ऑफ एक्स, a माइनस ऑफ ये वाला टर्म a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये a स्क्वायर देगा माइनस सी स्क्वायर देगा प्लस बी स्क्वायर देगा डिवाइडेड बाई 2a देगा a माइनस एक्स का वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है तो आपने यहाँ क्या किया था, x और a को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई a माइनस सॉरी x मल्टीप्लाई a माइनस ऑफ एक्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आ रहा है आपका a प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, दूसरा वैल्यू है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a, ये a की पावर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ये आपका इसका वैल्यू। अब अगर आपको पी स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए तो आप कॉस थीटा प्लस अल्फा डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, वैसे तो हम देखो यहाँ आने वाला जो वैल्यू है वो हम x का अगर हमें वैल्यू मिल गया ना तो हम डायरेक्टली भी निकाल पाते हैं। तो अपने को x का वैसे वैल्यू मिला था आपका, x का वैल्यू कहाँ गया, x का वैल्यू कहाँ मिला था अपने को, ये x का वैल्यू देखो x का वैल्यू का यूज करके भी मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना है 2a। अच्छा x इसमें आ रहा है ना, तो ये मुझे cos ऑफ b दे सकता है क्या? अच्छा cos b कितना होगा बताओ तो, बेस अपॉन cos b अगर मैं निकालता Yes. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और Yes. x कितना है मेरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a और मल्टीप्लाई सी। तो आप देखो जैसे आपने cos b निकाला वैसे ही आप दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो आपको इतना नहीं करना पड़ता। करते करते दिमाग में आ गया कि इतना करने की क्या जरूरत है ना। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया, यहाँ से जहाँ से भी x कैलकुलेट किया था इसको सॉल्व करके x निकाल लिया था हमने 2 ऑफ x। यहाँ से अपना x का वैल्यू आ गया था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इस वैल्यू का यूज करके अपने cos ऑफ b निकाल। अब यहाँ से x मिल गया, सिमिलरली मैं इसको दूसरी तरफ इस तरफ ले लूँ तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो जैसा ये वैल्यू आ रहा है वैसे ही और सब आता है। अब जो cos ऑफ b का वैल्यू देखोगे, cos ऑफ b में देखो यहाँ पे b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, जो b के अलावा बचे हैं वो आएगा और डिनोमिनेटर में भी वही आएगा। जब a में लिया तो यहाँ a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली cos ऑफ c अगर आएगा तो cos c में a स्क्वायर मिलेगा, b स्क्वायर मिलेगा, माइनस ऑफ c स्क्वायर मिलेगा डिवाइडेड बाई 2bc आएगा। हाँ या ना? Yes. ठीक है, ये है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। अगर किसी ट्रायंगल में आपको cos थीटा कैलकुलेट करना है या आपको किसी थर्ड साइड, दो साइड आपको दे रखी है, एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देखो या तो तीनों साइड दी हो तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको तीन साइड नहीं दे रखी है, दो साइड दे रखा है, एक एंगल दिया है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। जैसे क्या कि इसमें से आपका जो ये वैल्यू है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2ab cos ऑफ c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर। तो c स्क्वायर का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मुझे a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, a और b पता होना चाहिए, और कौन सा एंगल पता होना चाहिए, cos c। तो आप देखो इस ट्रायंगल में अगर मुझे a पता है, b पता है, b का सॉरी आपको cos c निकालना है, तो cos ये वाले साइड निकालना है। तो ये साइड निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, ये साइड आपकी a है, a पता होना चाहिए, और इसके बीच का एंगल ये c पता होना चाहिए। अगर एस ए एस जैसे होता है, तो अगर ये तीनों चीजें अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे थर्ड साइड जो है वो निकाल सकता हूँ। तो कोसाइन फॉर्मूला मुझे क्या सिखाता है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल में दो साइड अगर हमें पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। या अगर तीनों साइड पता है तो ये तीनों ही एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं cos a, cos b, cos c का कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, मुझे डायरेक्टली एंगल पता चल जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया भाभी? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब ना अब अपने को क्या है, फॉर्मूला याद करना है बस। cos c निकालना है तो c नहीं आएगा पहले,
पॉजिटिव में ए और बी आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी सब्ट्रैक्ट होगा और डिवाइडेड बाय 2 है। अब देखो इसी के ऊपर कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में बी वाला जो एंगल है वो आप 30 डिग्री ले लो और सी आप √3b ले लो, ठीक है। आपसे कह रखा है कि ए बताओ, ए कितना होगा। तो अब देखो आपको दो कंडीशन दे दी, तो ए पता करना है, तो आपसे क्या कह रखा है, बी एंगल दे रखा है कि नहीं। तो अभी क्या है कि इसने 3 कंडीशन नहीं दे के 2 ही कंडीशन दे रखी है, तो अभी हमें किसी दूसरी चीज का भी यूज करना पड़ेगा। एक एंगल 30 दे दिया और बी और सी का रेशियो है ना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी और सी साइड का इसने क्या कर दिया, रेशियो दे दिया। सही है, ये हो गया आपका बी, ये सी, ये आपका ए हो गया, ठीक है। और आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो अगर आपको देखो cos b वाला एंगल दिया है, तो cos b का आप यूज कर सकते हो। तो कोसाइन ऑफ b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है 2ac हो जाता है। अब cos p cos 30 और cos 30 इक्वल टू कितना होता है आपका √3/2, ठीक है। और a स्क्वायर आपको निकालना है, c और b के बीच में अपने को रिलेशन दिया है कि c इक्वल टू √3b होता है। जब मैं c स्क्वायर करूंगा तो ये 3b स्क्वायर के इक्वल होगा। जहाँ c है उसकी जगह मैं 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और जहाँ पे c है इसकी जगह पे √3 × b लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 इस तरफ आएगा तो ये 3ab बन जाएगा, और 3ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ गया। ये अपनी एक इक्वेशन है। अभी भी मैं a यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकता, सही है। a देखो अभी भी यहाँ से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अब मैं साइन रूल भी जानता हूँ, तो b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ b, c डिवाइडेड बाई साइन ऑफ c, सही है। ऐसा हो जाएगा। एक तो यहाँ पे हमने रिलेशन निकाल लिया ना कि a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 3ab, एक तो ये रिलेशन आ गया है कि नहीं, सही। अब देखो क्या इस रिलेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये जो इक्वेशन है a स्क्वायर, अगर मैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाता हूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस ठीक है अपनी इक्वेशन। यस सर। चलिए बेटा, अगर अब ये देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2b स्क्वायर है, हमने क्या किया, a स्क्वायर रहेगा, इसे 2ab लिख लूँ माइनस ab लिख लूँ प्लस ऑफ 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। a कॉमन ले लो, a माइनस ऑफ 2b आएगा, आप माइनस ऑफ b कॉमन ले लो, a माइनस ऑफ 2b आएगा इक्वल टू 0। तो ये a माइनस ऑफ b हो गया और a माइनस ऑफ 2b हो गया। तो या तो आपका a b के इक्वल है या तो आपका a 2b के इक्वल है, हाँ या ना, ठीक है। यस तो अगर a इक्वल टू, अब देखो दो केस हो गए। केस 1 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका a b के इक्वल होगा, a b के इक्वल होता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल कितना था, b के जस्ट अपोजिट वाला 30, तो a के जस्ट अपोजिट वाला भी कितना होगा 30 हो जाएगा, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 120। तो a एंगल 30, b एंगल 30 और c एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये होगी। अगर मुझे, क्योंकि a एंगल ही कैलकुलेट करना था अभी, सेकेंड जो केस है, सही है, उसमें क्या है कि अगर आपने a इक्वल टू 2b लिया,
तो a इक्वल टू 2b अगर आप लेते हो तो पहले तो आप ये देखो a बाई क्या पता है आपको साइन रूल में, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, ठीक है। अब a एंगल आपको निकालना था मगर b एंगल आप जानते हो साइन ऑफ 30, तो ये b डिवाइडेड बाई क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2b। तो अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो 2b तो a के इक्वल है, तो a से a कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब साइन ऑफ a इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब a इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए। तो सेकंड वाले केस में जब a इक्वल टू 2b लोगे तो आपका a एंगल कितना आ जाएगा 90 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक है। इस तरह से हम क्या करते हैं अपना जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, आप देख रहे हो इसमें अल्टीमेटली आपको क्या होगा, एक ही ट्रायंगल में सब कुछ करना है। ए बी सी दिया होगा, साइड में से कुछ दिया होगा, दूसरी चीज आपसे कहेगा कि निकालो। अब देख रहे हो या तो एंगल निकालना पड़ेगा या आपको साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए इतना ही कर रहे हैं आज, ठीक है। नोट्स मैं अभी भेज दे रहा हूँ, इस नोट्स को आप लिख लेना और समझ भी लेना, है ना। यस सर। कोई डाउट है? भाविक कितना पढ़ाया आज? नो सर। सर। कोई डाउट है भाविक? नो सर। चलिए ठीक है बेटा। तो सिर्फ ये फॉर्मूला से ही होगा ना, मतलब? हाँ, सब फॉर्मूले से होगा। यहाँ पे आपको साइन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। यस सर। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, यहाँ पे बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है बेटे, इतना ही कर रहे हैं। बाय बाय। बाय सर।